हेलो बच्चों। अब एक लास्ट टॉपिक है। अपन ने सॉलिड स्टेट के लगभग हमने सारे वीडियोस बना लिए हैं। अब लास्ट टॉपिक है ठोस के गुण। लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोस पदार्थ में दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो विद्युतीय गुण कि वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है। दूसरा आपका गुण है ठोस के चुंबकीय गुण कि ठोस चुंबक के जैसे व्यवहार करते हैं। तो ठोस के विद्युतीय गुण कि ठोस चालक है, कुचालक है या अर्धचालक, तीन तरह के होते हैं। विद्युतीय गुण के आधार पर हम ठोस को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक वो होते हैं, देखिए चालक वे ठोस पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह करते हैं चालक कहलाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो वो सारे चालक होते हैं। और सारी की सारी धातु जो होती हैं वो बहुत ही विद्युत की बहुत ही अच्छी चालक होती हैं। नोट याद हमें क्या रखना है इसमें कि जो एजी जो चांदी होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है, लेकिन महंगी होने के कारण हम लोग तार में ज्यादा इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब चालकता के जो गुण होते हैं वो चालकता की परास के आधार पर आधारित होते हैं। तो इसकी चालकता की जो परास होती है उसका होता है 10 की घात 6 से लेके 10 की घात 8 पर ओम पर सेंटीमीटर। ये चालकता की इसकी परास होती है। तो अब जो आयनिक यौगिक होते हैं जैसे NaCl है, KCl है या कॉपर सल्फेट CuSO4 होते हैं वो पिघली हुई अवस्था या जलीय अवस्था में ही विद्युत के चालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते क्योंकि ठोस अवस्था में जो इसके आयन होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन जलीय अवस्था में जो आयन होते हैं वो अलग अलग होते हैं और फिर ये विद्युत का चालन करते हैं। सारी धातु एक कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट अपवाद का अपवाद होता है, वह विद्युत का चालक होता है। ये ग्रेफाइट इसका अपवाद है। दूसरा आपके पास में अचालक है विद्युत रोधी इंसुलेटर। ये जो ठोस होते हैं इनमें विद्युत का कोई प्रवाह नहीं होता, ये अचालक होते हैं और इनकी चालकता की परास बहुत ही कम होती है, 10 की घात -12 पर ओम पर सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 10 की घात -11 से लेके 10 की घात -19 आपके पास में पर ओम पर सेंटीमीटर इसकी परास होती है। ये इसकी इतनी कम चालकता होने के कारण यह चालकता के कोई गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं और ये अचालक कहलाते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन से हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच, हीरा, ये सारे जो होते हैं यह इंसुलेटर होते हैं। अब चालकता, ताप बढ़ाने पर जो अचालक होता है वह अचालक ही रहता है, उसमें चालकता में कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ता है। अब पढ़ते हैं अर्धचालक, तीसरा टाइप है उसका अर्धचालक। इस प्रकार के ठोस की, ये जो ठोस होते हैं इसकी चालकता जो होती है वो चालक और कुचालक के दोनों के बीच की होती है। ये बीच के होते हैं, अर्ध बीच के होते हैं, चालक और कुचालक के बीच होते हैं और इनकी चालकता की परास भी इन दोनों के बीच में होती है। तो 10 की घात -9 से लेकर 10 की घात 2 पर ओम पर सेंटीमीटर इसकी होती है। अर्धचालक वे ठोस पदार्थ होते हैं जो 0 केल्विन पर, तो जो मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर हो तब तो वो पूर्ण रूप से कैसे होते हैं? अचालक होते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर जो होती है वे चालकता प्रदर्शित करते हैं। इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ताप से जरूर प्रभावित होते हैं, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर ये चालकता का जो दिखा रखा है डायग्राम, तो इसमें यह अर्ध चालकता का क्या होता है, ये जो अर्धपूरित और ये रिक्त बैंड, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, इसलिए बहुत अच्छे चालक होते हैं। ये क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं वे विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। अब हम देखें अचालक का देखेंगे और अर्धचालक का हम देखते हैं किस तरह से इसमें बैंड इसके अंदर होते हैं। तो क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु में ये तो संयोजकता बैंड है और ये रिक्त बैंड है, इनके बीच में कोई भी अंतराल नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छे विद्युत के ये चालक कहलाते हैं। अचालक जो होते हैं उनके बीच में ये जो गैप होता है ना ये बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखा रखा है, अर्धचालक में ये जो गैप दिखा रखा है, देखिए ये पूरी भरा हुआ बैंड है और ये रिक्त बैंड है, इनके बीच में इतना ज्यादा ऊर्जा अंतराल है कि ये इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर सकता। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन पूर्णित बैंड से रिक्त बैंड में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ये जो होते हैं यह विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्धचालक में ये जो गैप होता है पूरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है,
तो थोड़ी सी हम तापमान देंगे तो ये पूरित बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिक्त बैंड में चले जाते हैं। ये अर्धचालक कहलाते हैं, जिसका उदाहरण है सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसका उदाहरण है। ये अर्धचालक होते हैं। और ये आपके पास में अर्धचालक, तो हमें चालक पढ़े, चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 प्रकार के पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि चालकों की, जो चालक होते हैं उसकी चालकता जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे घटती है, जबकि अर्धचालक की चालकता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ऐसा क्यों? देखिए, ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता घटती है क्योंकि ताप वृद्धि से धातु के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के पथ में कर्नेल कंपन प्रारंभ कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। अतः चालकों की चालकता घट जाती है। कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में क्या होगी, जब तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कर्नेल होंगे वो उनके इलेक्ट्रॉन के परिपथ में बाधा उत्पन्न करेंगे और इलेक्ट्रॉन के परिपथ में बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो चालकता कम हो जाएगी। जबकि अर्धचालकता में क्या होता है कि अर्धचालकता यूं कहे कि तापमान बढ़ाने पर चालकता ऊर्जा स्तरों में कमी आती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और हम कहेंगे उनकी चालकता घट जाएगी। तो ये तो हो गया चालकता। अब हम देखते हैं अर्धचालक की चालकता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पूरे भरे हुए बैंड थे, नीचे जो पूरा भरा हुआ बैंड था और रिक्त बैंड था, उसके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है। उसको पार करके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तापमान पर रिक्त बैंड में चले जाते हैं और चालकता जो होती है वह बढ़ जाती है। तो अचालकों की चालकता, अचालक जो होते हैं उसकी चालकता ताप बढ़ाने पर अप्रभावित रहती है, तापमान से वो कोई भी प्रभावित नहीं होते। तो वो अचालक होते हैं, वो तापमान से कोई प्रभावित नहीं होते, वो अचालक के अचालक ही रहते हैं। अब अर्धचालक कैसे बनते हैं? तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक या शुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है बाह्य या अपद्रवी, मतलब हम कुछ ना कुछ बाहर से अशुद्धियां मिलाएंगे और उससे हम अर्धचालक बनाएंगे। तो पहला हमारा प्रकार होता है आंतरिक या शुद्ध अर्धचालक। इसमें हम कोई भी अशुद्धि नहीं, शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है। तो देखिए, आंतरिक शुद्ध अर्धचालक, नैज अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे अर्धचालक क्रिस्टल जिसमें कोई भी अपद्रव्य नहीं हो, कोई भी हमने इंप्योरिटीज नहीं डाली हो, वो नैज अर्धचालक कहलाते हैं। आदर्श व्यवस्था में नैज अर्धचालक में उसी अर्धचालक के परमाणु होने चाहिए। इस प्रकार के पदार्थ 0 केल्विन पर तो पूरी तरह से अचालक ही होते हैं, लेकिन तापमान जैसे जैसे बढ़ाते हैं कुछ संयोजक बंध के टूट जाने से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, कुछ बॉन्ड उसमें से टूट जाते हैं और वह चालकता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ताप के प्रभाव से उत्पन्न चालकता जो होती है वह नैज अर्धचालकता कहलाती है। शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम जो होते हैं वह इस प्रकार की चालकता दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए 0 केल्विन पर देखो सिलिकॉन की इस तरह से संरचना होती है। ये सिलिकॉन यहाँ से आराम से जुड़े हुए हैं, सब आपस में सिलिकॉन जुड़े हुए हैं 0 केल्विन पर सिलिकॉन। लेकिन जैसे जैसे यदि हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये जो होता है अब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, आराम से घूमेगा और यह विद्युत का चालकता प्रदर्शित करता है। अब बाह्य या अशुद्ध या कुछ अपद्रव्य, कुछ हम इसके अंदर अपद्रव्य मिला देते हैं और फिर ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आंतरिक अर्धचालकों की चालकता, जो आंतरिक अर्धचालक होते हैं उसकी चालकता इतनी कम होती है, व्यवहारिक रूप से हम इसको काम में नहीं ले सकते। ठीक है, चालकता तो बनी लेकिन हमारे लिए ये काम में नहीं आ पाई, तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा उपयोगी नहीं हुए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा अर्धचालक बनाए जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो व्यवहारिक रूप से हम इसका उपयोग नहीं हो पाता। यदि उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाए तो इसकी चालकता कई गुना तक बढ़ जाती है। इस विधि को हम अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। अब अपमिश्रण या अशुद्धि जो हम मिलाते हैं उसके आधार पर जो बाह्य अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो N प्रकार के अर्धचालक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां हो, और एक होते हैं P प्रकार के अर्धचालक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां हो। N मीन्स नेगेटिव मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, और P मीन्स पॉजिटिव मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कम होते हैं। 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, N और P टाइप के अर्धचालक। तो ये देखो 2 प्रकार से हम इसके जो होते हैं वो हम बनाते हैं। N टाइप के अर्धचालक किस तरह से बनाते हैं, N टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए 2 प्रकार के हमने देखे, N मीन्स नेगेटिव और P मीन्स पॉजिटिव।
एन टाइप के अर्धचालक कैसे बनाते हैं? जब हम द्रवित सिलिकॉन, भाई सिलिकॉन है और कार्बन, जैसे कार्बन सिलिकॉन ये सब चार सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब इसमें है ना ये ग्रुप 14 है ना। अब इसमें फास्फोरस, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस में 5 सहयोजी होता है, ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को मिला दे तो देखो 4, ये सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, और उसमें हमने 5 सहयोजी वाला कौन सा डाल दिया? हमने फास्फोरस डाल दिया, वो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो मिला करके ठंडा करने पर ठोस सिलिकॉन में कुछ सिलिकॉन की जगह क्या हो जाएंगे? कुछ फास्फोरस के परमाणु आ जाते हैं। क्योंकि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4, अतः 5वां असंयोजित फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन मुक्त विचरण करता रहता है, खाली रहता है। अतः इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही फास्फोरस युक्त सिलिकॉन में, है ना, थोड़ा सा फास्फोरस डाला है, युक्त सिलिकॉन में चालकता उत्पन्न हो जाती है। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इसलिए हम इसको एन या नेगेटिव टाइप का अर्धचालक कहते हैं। क्योंकि हमने सिलिकॉन में क्या डाला है? सिलिकॉन 4 से 4 बॉन्ड बना सकता है, अब फास्फोरस 5 बना सकता है। अब देखिए हमने क्या हुआ, सिलिकॉन है, सिलिकॉन 4 बना सकता है। अब सिलिकॉन ने फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, ये बना लिया। अब फास्फोरस का एक तो खाली बचा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, आराम से घूमेगा, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप के अर्धचालक। तो इसमें ग्रुप 14 सिलिकॉन है। यदि हमें उच्च 15, 16 कोई भी डाल दें, 14वें वर्ग में, 14 वर्ग का ना वर्ग में, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, 15वें वर्ग के अशुद्धि फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, यदि हम ये सब डाल दें तो कौन सा टाइप का अर्धचालक बनेगा? एन टाइप का अर्धचालक बनेगा, पी टाइप का अर्धचालक। यदि ग्रुप 14 में हम ग्रुप 13 को डाल दें, मतलब ग्रुप 14 में 15 को डालेंगे तो एन टाइप का बनेगा, और ग्रुप 14 में यदि हम क्या डाल दें? ग्रुप 13 को डाल दें तो ये पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या है पी प्रकार के अर्धचालक। जब द्रवित सिलिकॉन 4 सहयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसमें बोरॉन कितना बनाता है? 3 संयोजकता बनाता है, 3 सहयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अशुद्धि मिलाकर जैसे हम इसको ठंडा करते हैं तो ठोस सिलिकॉन की संरचना में कुछ जगह पर क्या आ जाएंगे? बोरॉन परमाणु आ जाएंगे। क्योंकि सिलिकॉन की तुलना में बोरॉन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, और बोरॉन कितने बना सकता है? आपके पास में 3 ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो अब कम होने से बोरॉन पर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव होल बन जाएगा, है ना। बोरॉन के पास एक जगह खाली है, क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। तो इस धनात्मक छिद्र को, अब ये खाली छिद्र बचा तो उसको धनात्मक कहेंगे, इस खाली छिद्र को भरने से समीप का एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन में आ जाता है। अतः पास में एक नया धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह में धनात्मक छिद्र क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। इस प्रकार को हम पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन मूव कर रहा है? धनात्मक छिद्र मूव कर रहा है, पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो इसलिए हम पी टाइप का अर्धचालक इसके अंदर कहते हैं। देखो बोरॉन 1, 2, 3 बॉन्ड बना सकता है, 1, 2, 3, और ये खाली रह गया, तो अभी पॉजिटिव होल खाली बच गया। तो अब ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव होल है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह गति करेगा, और ये पी टाइप का अर्धचालक का सेमीकंडक्टर बनेगा। और 14वें वर्ग में यदि हम 13वें वर्ग के अशुद्धि डाल दें तो हम क्या बनाएगा? आपके पास में पी प्रकार का अर्धचालक आपके पास में बनता है। अब इसका उपयोग क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग होते हैं उसमें एन और पी टाइप के अर्धचालक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। एन प्रकार या पी प्रकार के अर्धचालकों को संयुक्त करके हम एनपी संधि, एनपी जंक्शन बनाए जाते हैं। इसका उपयोग एसी जो धारा होती है, एसी एकांतर धारा होती है, उसको डीसी में बदल या दिष्ट धारा में परिवर्तित करने में किया जाता है। चुंबकीय गुण, दूसरा गुण हमने पढ़ा है ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण, ठोस पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति कारण होती है, 2 प्रकार की गति होती है उसमें। उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, भाई नाभिक होता है, ये नाभिक है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्ष के अंदर गति करते रहते हैं, तो उसकी कक्षीय गति होती है। और एक होता है, एक तो नाभिक के चारों ओर वो कक्षीय गति करता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने अक्ष पर ही गति करता है, अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है ना। तो जैसे आपकी पृथ्वी होती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर भी काटती है, और वह जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, वो अपने अक्ष पर भी चक्कर काटती रहती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी गति करता है और अपने अक्ष पर भी गति करता है, तो इसको स्पिन मोशन कहते हैं, है ना, उसको ऑर्बिट मोशन कहते हैं। इस प्रकार दोनों गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण, इस दोनों गतियों के कारण उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है,
और इसको बोर मैग्नेट्रॉन BM में मापा जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, यदि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यदि ठोस को रखे तो ठोस का व्यवहार कुछ परिवर्तित हो जाता है। उसके आधार पर हम ठोस को 5 भागों में बांटते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कौन से होते हैं? ऐसे ठोस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर्ड अप हो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सारे पेयर्ड अप हो। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे N और S इसके बीच में रखा है, तो ये देखिए चुंबकीय रेखाएं, ये जा रही नहीं है, जा रही इधर से इधर, तो ये देखिए ये ठोस है आपके पास में, गोला वाला ठोस है, तो इससे दूर भाग गई, ये ऊपर चली गई, ये नीचे चला गया, दूर चली गई। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो रहा है, ये प्रतिकर्षित हो गया, चुंबकीय रेखा इसके पास में नहीं है, ये इससे दूर चली गई। तो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, जो इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि आपके पास में ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयर्ड अप हो। इन पदार्थों में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन द्वारा, यदि पेड़ पे एक ऊपर रहेगा और एक नीचे होगा, एक का जो स्पिन होता है प्लस हाफ होता है और एक का माइनस हाफ होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया है तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो विपरीत चक्रण का होगा वह दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः ये कोई भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका है जैसे H2O है ना, NaCl, C6 बेंजीन, ये सब इसके उदाहरण है। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, ये जो होते हैं ये अनुचुंबकीय पदार्थ, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ है, हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, N और S 2 प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हैं, और चुंबकीय बल लिखा है, जैसे N से S की तरफ चलेंगी, वो सारी की सारी इस ठोस ने अपनी तरफ आकर्षित कर ली। देखिए ये जो गोला गोला रखा है इसको आकर्षित कर लिया। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से ये आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कैसे चुंबकीय जैसे व्यवहार करते हैं, अतः चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही हटाएंगे वो चुंबकीय गुण भी इनका खत्म हो जाता है। अतः इन पदार्थों का अनुचुंबकत्व एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण इसके अंदर होता है। इसका उदाहरण है O2 है ना, Cu+2, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, Fe+3, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, किसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? देखिए वे पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, बहुत प्रबल। देखिए हमने अभी पढ़ा था अनुचुंबकीय दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, लेकिन ये पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र को बहुत प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तो चुंबकीय जैसे व्यवहार करते ही हैं, लेकिन यदि हम चुंबकीय क्षेत्र हटा ले फिर भी इनका चुंबकीय गुण वैसा का वैसा बना रहता है। इस प्रकार इन सभी के जो चुंबकीय आघूर्ण डोमेन जो होते हैं, वो डोमेन जो होते हैं चुंबकीय आघूर्ण जो होता है का संरेखण, जो सारे चुंबकीय डोमेन जो होता है वो एक दिशा में होते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी डोमेन का क्रम वैसा का वैसा ही रहता है। अतः लोह चुंबकीय पदार्थ से हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। जो चुंबक आते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो देखिए इसमें किस किस के हम चुंबक बनाते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। Fe, CO, निकल, Zd, CrO2, ये सब। तो इसका फंडा दे रखा है फकोनीगढ़, Fe, कोशियो, नी, गढ़, Gd है ना, और क्रोमियम ऑक्साइड। और देखिए सारे जो डोमेन होते हैं वो सारे के सारे एक ही दिशा में, देखिए सारे तीर के साइन सारे के सारे एक ही दिशा में। तो इसमें यदि चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आकर्षित होता है और ये परमानेंट चुंबक होते हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण का संरेषण जो होता है वो एक ही दिशा में होता है। अब होता है प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ, मतलब एंटी, है ना, वे पदार्थ जिसमें डोमेन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं। अतः इनके फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ये पदार्थ प्रति लोह चुंबकीय कहलाते हैं। मतलब डोमेन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। भाई जितने ये ऊपर होंगे उतने ही कैसे होंगे, नीचे होंगे। तो ये जो है ना कुल चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका उदाहरण है MnO, Mn2O3, MnO2, है ना, ये सब प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लघु
लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, किसे कहते हैं फेरी? 5 टाइप के पढ़े, 5वां टाइप है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वे पदार्थ जिनमें डोमेन का संरेखण इस प्रकार होता है, ऐसे होता है कि वे एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को पूरी तरह से निरस्त नहीं कर पाते। तो मतलब तो इनके चुंबकीय आघूर्ण का कुछ ना कुछ मान इसके अंदर रहता है, पूरी तरह से नहीं है, जितने ऊपर होंगे उतने नीचे नहीं होंगे, तो कुल जो होगा कुछ ना कुछ इसमें चुंबकीय आघूर्ण है का मान जो होता है वह इसके अंदर रह जाता है। ये जो होता है वो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। सुनो, इसको ठोको मत, ये एक ही है ना, 2-3 हजार का आता है। एंटर चलता नहीं है, क्या करना चाह रही हो आप? अगले पेज में जा ही नहीं रही है, आगे सर। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये लोह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं। अनुचुंबकीय भी दुर्बल रूप से आकर्षित होते थे और ये भी दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। उस पर अंतर उसमें इतना है कि वह अनपेड इलेक्ट्रॉन कण होता है और इसमें जो होता है वो कुछ ना कुछ इसमें जो होता है, देखिए यहाँ पर नीचे देखते हैं डोमेन, देखिए 2 ऊपर है 1 नीचे, 2 ऊपर है 1 नीचे, तो कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण इसके अंदर रह जाता है। फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर इनका जो होता है ये अपना चुंबकत्व खो देंगे और अनुचुंबकीय बन जाएंगे। ये भी स्थायी चुंबकत्व रखते हैं। तो इसका उदाहरण आता है Fe2O3, मैग्नेटाइट, फेराइट, है ना, ये सब इसका उदाहरण है। फेराइट का सामान्य सूत्र Mn जो होता है +2 होता है, Fe2O3 निकालेंगे तो +2 आएगा, M+2 में Mg+2, Cu+2 और Zn+2।